मैं आज आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप लोगों को मैं एक टॉपिक आता है ओपरॉन मॉडल के बारे में, जिसमें बच्चों को यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझ पाने में कि ये टॉपिक एक्चुअली में बताना क्या चाहता है। उसके पहले हम लोग कुछ एक टॉपिक जो इससे इंटीग्रेटेड टॉपिक हैं वो हम पढ़ते ज़रूर हैं, बट हम उस टॉपिक को उन अदर टॉपिक्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू से व्हाट इन द कंटेक्स्ट। तो इसको समझाने के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यहाँ अपना एक छोटा सा कंटेंट जिसको वीडियो फॉर्मेट में है मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इनको समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मेरा समझाने का तरीका या मेरा रिलेटिविटी का आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आया है या नहीं। और कोई भी इसमें अगर आप लोगों को कमियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ मी, मैं इसको एज अ लर्निंग लूँगी और अपने अगले वीडियोस में इसको इम्प्रूव करके आपके सामने एक बहुत ही इम्प्रूव्ड वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने दूसरा कंटेंट लेकर आऊँगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक के बारे में जो कि बेस्ड है लैक ओपरॉन के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली में दोस्तों ये लैक ओपरॉन है क्या। इसमें दो टर्म, पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली में दो वर्ड है। ठीक है, पहला वर्ड है जो कि लैक बोल रहा है, दूसरा वर्ड है जो कह रहा है ओपरॉन। ठीक है, तो इसमें लैक क्या है और ओपरॉन क्या है, सबसे पहले तो इन दो वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। लैक एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है लैक्टोज का। ठीक, और ये एक क्या है, ये एक शुगर है, एनर्जी गिविंग शुगर विच इज़ एक्चुअली डाइसैकेराइड। ये दो शुगर मॉलिक्यूल का मिलके बना हुआ एक शुगर कंपोनेंट है जिसका नाम लैक्टोज है। ठीक है, और ये दो डाइसैकेराइड्स का बना हुआ है। तो इनमें जो मोनोसैकेराइड्स के फॉर्मेट होंगे वो क्या क्या होंगे, एक होता है तुम्हारा ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं लैक्टोज एक्चुअली में एक डाइसैकेराइड शुगर है जो दो मोनोसैकेराइड का मिलके बना हुआ है, एक ग्लूकोज है और दूसरा गैलेक्टोज है। इन दोनों का बॉडी में रोल क्या होता है, ये दोनों एक्चुअली में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम पढ़ते भी हैं बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म में कि जितने भी हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी गिवर हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि शुगर कंपोनेंट ही होते हैं। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है हमारा ओपरॉन। ओपरॉन क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ जीन्स। ठीक है, और कौन से जीन्स, जो कि तुम्हारे प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं। ठीक, प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ये प्रोटीन कोडिंग क्लस्टर ऑफ जीन्स एक्चुअली में कुछ हमारे स्पेसिफिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं और यही एंजाइम्स हमारे इस लैक्टोज को तोड़ेगा उसके दोनों मोनोसैकेराइड्स फॉर्मेट में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। दोस्तों ये लैक ओपरॉन एक्चुअली में हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंट स्टडी जो होती है वो ई कोलाई बैक्टीरियम में होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में, तो हम लैक ओपरॉन एक्चुअली में बैक्टीरिया में ही पढ़ते हैं, जो कि हमें जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में समझाने की एक कोशिश है कि लैक ओपरॉन एक्चुअली इट इज़ ये बताता है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। और ये जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आपने इसी चैप्टर के प्रीवियस कंटेंट में देखा होगा कि जीन एक्सप्रेशन एक्चुअली में प्रोटीन फॉर्मेशन होता है कि कब हमारी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है तो यही क्लस्टर ऑफ जीन्स वो प्रोटीन बनाएंगे। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की अधिकता है, इट मीन्स इफ़ आवर बॉडी डज नॉट हैव एनी डिमांड फॉर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये कैसे ऑन एंड ऑफ होती है, इसी के बारे में ये लैक ओपरॉन आपको समझाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है लैक ओपरॉन। इसको डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनॉड ने।
ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने लैक ओपरॉन का मॉडल दिया था, लैक ओपरॉन मॉडल। तो हम इसको एक्चुअली में एक मॉडल ही बोलते हैं, इन विच अ क्लस्टर ऑफ जीन्स आर सिचुएटेड ऑन अ DNA सेगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो हम एक्चुअली में लैक ओपरॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ क्लस्टर ऑफ जीन्स responsible for the regulation of some proteins and also makes this model on and off on the basis of body demand, सॉरी। ठीक है, अब मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक, देखिए जैसे ये हमारा DNA सेगमेंट है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा DNA होता है, हमें पता है। ठीक, ये DNA सेगमेंट हमारा पूरा का पूरा एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ एनकोडिंग जीन्स मौजूद होते हैं। ये पूरा सेगमेंट ऑफ कोडिंग जीन है, जिसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं, जिन्हीं को हम एक्चुअली में क्लस्टर ऑफ जीन्स बोलते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि लैक ओपरॉन में एक्चुअली में होता क्या है। इसमें आपका लैक ओपरॉन में आपके क्लस्टर ऑफ जीन्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट देखिए किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका होता है प्रमोटर, ठीक, यहाँ पे आपका होता है ऑपरेटर, और उसके बाद आपके 3 अलग अलग प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स होते हैं, जिनको हम तीनों को एक साथ मिला के कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स ये वही जीन्स होते हैं जो आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। ऑपरेटर जीन है ये, और ये प्रमोटर जीन है। ये प्रमोटर जीन पे आपका क्या होता है, P फॉर प्रमोटर, P फॉर RNA पॉलीमरेज। हमको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज की प्रेजेंस में ही होता है, तो ये प्रमोटर ही वो रीज़न है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। और ये प्रमोटर पे ये RNA पॉलीमरेज के बाइंड होने से ऑपरेटर को एक स्विच ऑन सिग्नल मिल जाएगा, और ये RNA पॉलीमरेज को अलाउ करेगा आगे मूव करने के लिए पूरे DNA सेगमेंट पे, सो दैट ये इन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करे। और इन तीनों का नाम एक सिक्वेंशियल मैनर में ZYA होता है। Z जो है ये आपका एक प्रोटीन बनाएगा जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है, जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y है ये आपका बनाएगा परमीएज, और A है ये आपको बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, और ऑपरेटर का और प्रमोटर का मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। ठीक, अब इसके बाद आपका इसके इधर, इस प्रमोटर के इधर आपका एक छोटा सा एनकोडिंग जीन और मौजूद होता है, और इसके एक ठीक इधर भी इस एनकोडिंग जीन का भी प्रमोटर साइट मौजूद होता है। ये एनकोडिंग जीन है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। यही रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हम पूरे लैक ओपरॉन में पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसके इधर इसका प्रमोटर इधर भी मौजूद होगा। तो एज अ होल अगर पूरे DNA पे हम देखें तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है आपके क्लस्टर ऑफ जीन्स का, क्योंकि एक साथ 3 इनकोडिंग जीन आपके इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं, यहाँ कह सकते हैं हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉली मीन्स मोर देन वन, एंड सिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है
वन स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक्चुअली में, अब यहाँ पे हम रिलेटिविटी से कैसे समझ सकते हैं। रिलेटिविटी का यहाँ मतलब ये होता है, जैसे आप सबके घरों में हर एक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए एक अलग अलग स्विच होता है, ठीक है। तो हर एक स्विच हर एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन दिवाली में आप जब लड़ियाँ बनाते हैं तो उन लड़ियों में आप नंबर ऑफ़ बल्ब लगा देते हैं। उन नंबर ऑफ़ बल्ब को एक साथ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड करते हैं कि जब आप एक ही स्विच ऑन करते हैं प्लग इन करने के बाद, तो वो सारे के सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं। तो वहीं उसी रिलेटिविटी को हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे कि जब एक प्रमोटर को आप अलाउ करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करने के लिए, तो बैक्टीरिया के केस में वो एक से ज़्यादा इनकोडिंग जीन जो भी रिलेटेड होंगे स्ट्रक्चरल जीन को, वो सबको एक साथ ही वो ट्रांसक्राइब कर देगा। तो इसी का मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि हमको लैक्टोज़ पढ़ना है। लैक्टोज़ एक्चुअली में लैक्टोज़ जो होता है वो एक तरीके से इस ओपरॉन मॉडल में इंड्यूसिबल ओपरॉन की तरह काम करता है, इंड्यूसिबल फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है, इंड्यूसिबल फैक्टर। अब हम इसको दो केस में पढ़ेंगे। एक केस है इफ़ लैक्टोज़ प्रेजेंट, बिहेवियर ऑफ ई कोलाई क्या होगा, बिहेवियर ऑफ ई कोलाई। अच्छा, इस लैक्टोज़ का एशेरिशिया कोलाई में रोल क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लैक्टोज़ टूटेगा, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। अब इसी ग्लूकोज से बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना एनर्जी डिराइव करेगा, जैसा हम सब की बायोलॉजिकल लाइफ में होता है कि हमको शुगर से एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से ग्लूकोज से भी बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है और वो उस एनर्जी से अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है और अपनी सर्वाइवलशिप को मेंटेन रखता है, ठीक। तो ये लैक्टोज़ अगर बैक्टीरिया के मीडियम में, आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ एब्सेंट होगा। पहला केस होता है अगर लैक्टोज़ एब्सेंट है, ठीक है, तो क्या होगा। अब हम फिर से यहाँ डायग्राम से देखते हैं। अगर लैक्टोज़ एब्सेंट होगा तो क्या होगा आपका, ये आपका P है, ये आपका I है, यानी कि ये आपका रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। उसके बाद फिर P आएगा, फिर O आएगा और फिर Z, Y और A, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है, ठीक। अगर लैक्टोज़ एब्सेंट है तो ये जो आपका रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन आपके प्रमोटर जीन के प्रमोट करने से, चूँकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया रहता है और रेगुलेटरी जीन और प्रमोटर इसको अलाउ करता है कि ये इस आई रिप्रेसर जीन जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली में इसको हम रिप्रेसर जीन भी कहते हैं, ये आपका मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कराता है। तो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये बन रहा है, डीएनए सेगमेंट से आरएनए बना। अब इससे क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन भी कौन सा होगा, रिप्रेसर प्रोटीन होगा, ठीक है। फिर ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन आपका, चूँकि ये, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड किया, प्रमोटर ने अलाउ किया, तो इसने मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करा के फिर ट्रांसलेशन करा दिया, प्रोटीन बना दिया। यही आरएनए पॉलीमरेज जो होगा आगे मूव ऑन करेगा, तो अब ये इस प्रमोटर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब ये इस प्रमोटर तक पहुंचा तो ये प्रमोटर भी आगे अलाउ करेगा ऑपरेटर को कि अब हमारी मेन ट्रांसक्रिप्शन जो आपकी इंटीग्रेटेड जीन है, इनके ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करे। तो क्या करेगा कायदे से, तो जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, ये प्रोटीन तो हमारा बन चुका है, ये प्रोटीन जाएगा ऑपरेटर पे, ठीक है, और ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर देगा, ठीक। ये रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब ये ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया तो इट्स लाइक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्टेशन पे ऑलरेडी गाड़ियाँ सेम ट्रैक पे चल रही होती हैं तो कभी भी हमारा जो टीटी होता है वो आपका जो ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करने वाला होता है
उसका एक कर्मचारी, वो कभी भी जब भी ट्रेन का पैसेज क्लियर नहीं होता वो कभी भी ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है, अदरवाइज़ इट वुड बी रेड। ये रेड होता है यानी ट्रेन हैज़ टू बी स्टॉप, आगे ट्रेन आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि रास्ते में अभी ऑलरेडी कोई और ट्रेन खड़ी है सेम ट्रैक पे। ठीक इसी तरीके से, और जैसे ही वो ट्रेन ट्रैक पे से चली जाती है फिर सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाता है, ग्रीन सिग्नल, हमारी ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि अगर यहाँ पे इसके ट्रैक पे आरएनए पॉलीमरेज का ये पूरा ट्रैक है, इसके ट्रैक पे अगर पहले से एक प्रोटीन आके बाइंड किया हुआ है तो प्रमोटर कभी भी आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ नहीं करेगा कि वो आगे बढ़े, और ऑपरेटर पे आपके प्रोटीन की बाइंडिंग की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन्स पे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आपके तीनों एंजाइम की जो सिंथेसिस है नो सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ये ओपरॉन जो था, ये लैक ओपरॉन जिसको हम बोलते हैं, ये स्विच ऑफ रहेगा। ठीक है, ये स्विच ऑफ रहेगा। दोस्तों ये दूसरा केस है इफ़ लैक्टोज प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने पहले केस में देखा कि लैक्टोज एब्सेंट है तो एंजाइमेटिक सिंथेसिस नहीं होगी, और इस सिचुएशन में लैक्टोज जो है वो आपका ओपरॉन मॉडल काम नहीं करेगा। ठीक है, स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा। अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं हम, मान लीजिए ये प्रोसेस वैसे ही होगी कि यहाँ से अगेन आपका आरएनए पॉलीमरेज चल रहा है और आई पे पहुँचा, आई पे पहुँचते ही इसने क्या किया, एमआरएनए बना दिया, और ये कौन सा एमआरएनए होगा, अगेन रिप्रेसर एमआरएनए। ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए। अब एमआरएनए के बाद फिर इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, मान लीजिए हमने इसके रिप्रेसर प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये क्या करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन, देखिए दो कंडीशन होती है, या तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके आपके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, पहली कंडीशन। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेगी कि प्रमोटर आपके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ सेम आरएनए पॉलीमरेज यहाँ गया। अब यहाँ क्या है कि एक कंडीशन या तो ये है कि यहाँ पे आपका रिप्रेसर प्रोटीन पहले से बाइंड किया जा चुका है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर रहा है। दूसरी, अगर हमने कहा कि लैक्टोज मौजूद है तो लैक्टोज यहाँ पे एक तरीके से क्या करेगा, ये आपका कोफैक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से या तो प्रोटीन को यहीं पे ये बाइंड कर लेगा, या ये प्रोटीन अगर ये यहाँ जाके बाइंडेड है तो ये लैक्टोज जाएगा यहाँ पे, ये जो प्रोटीन की क्लबिंग हो चुकी है इसको अपने साथ ज्वाइन कराएगा और इसके इस पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चरल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा। मान लीजिए ये लैक्टोज मौजूद है, ठीक है, लैक्टोज, ठीक, तो रिलीज़ हम कह सकते हैं ये लैक्टोज रिलीज़ करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को, रिप्रेसर प्रोटीन फ्रॉम ऑपरेटर साइट, और ये रिलीज़ करके इस ऑपरेटर रीजन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ठीक, फ्री होते ही ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा। ठीक है, आगे मूव करेगा तो अगेन आपकी तीनों एंजाइमेटिक सिंथेसिस प्रोसीड हो जाएगी। एंजाइमेटिक सिंथेसिस अकर्स। इसके बाद क्या हुआ, तो इस तरीके से आज तीनों एंजाइम बने। तो लैक ओपरॉन, इसको हमने क्या बोला, स्विच ऑन। ठीक, तो इसको हमने लैक्टोज का स्विच ऑन कंडीशन माना। तो दोस्तों यही है पूरा लैक ओपरॉन के बारे में कंसेप्ट, जिसमें लैक्टोज एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं लैक्टोज यहाँ पे एक तरीके से इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर फॉर एंजाइमेटिक सिंथेसिस। ठीक है, अगर मीडियम में ये मौजूद है तो ये एंजाइम की सिंथेसिस कराएगा, और मीडियम में अगर ये मौजूद नहीं है तो एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैक्टोज ओपरॉन। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इस पे बनाया है, इससे जुड़े हुए
कुछ क्वेरीज दिमाग में बच्चों की बिल्कुल आएगी और आ रही होगी, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सारी क्वेरीज के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।